हेलो गाइस। मैं जलालुद्दीन नासिर। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं और कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश ग्रामर अगर आपको सीखना है तो आज इस वीडियो को आप देखिए, उसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह आप जल्दी ही या धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर कुछ हद तक या काफ़ी हद तक जान जाएंगे। देखिए, मेरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का मकसद ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रामर कुछ अच्छी हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे होते हैं वो कुछ हद तक इंग्लिश ग्रामर जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो कुछ हद तक इंग्लिश ग्रामर जानते हैं, या अगर वो मेहनत करते हैं तो अच्छी इंग्लिश ग्रामर जानते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, या दीगर स्टेट्स के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के, तो इंग्लिश ग्रामर में उनको दिक्कत होती है। इसी हिसाब इसके अलावा भी इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी लगभग जो है वो इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर से कुछ नंबर के आते ही आते हैं। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर चूँकि हम लोग ये दूसरी लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना या जानना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, मैं भी चूँकि कोई अंग्रेज़ तो हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा पाऊँगा, या एवरी है ना नूक एंड कॉर्नर जिसको कहते हैं, यानी कोना का थोड़ा, या हर चीज़ इंग्लिश ग्रामर में आपको क्लियरली पढ़ा देंगे, तो ऐसा मुश्किल है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ वर्क करने पड़ेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो एक्चुअल में वर्ड्स से होती है। ठीक है, अब वर्ड्स जो होते हैं ये लेटर से बनते हैं, यानी अल्फ़ाबेट से बनते हैं। और आप जानते हैं कि इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लगाए जेड तक। ठीक है, और इन्हीं ए से लगाए जेड तक के अल्फ़ाबेट से मिलाकर वर्ड्स बनते हैं। और जब इन्हीं वर्ड्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख देते हैं, जब इन्हीं वर्ड्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख देते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम आपको एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें आई भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, टीचिंग भी एक वर्ड है, और इंग्लिश भी एक वर्ड है। ठीक है, तो ये जो चार वर्ड मिले और ये एक एक सीक्वेंस में है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। कह लिया जाए कि इनका एक सही अर्थ निकल रहा है, यानी कंप्लीट सेंस निकल रहा है। समझ बात आ रही है? कैसा सेंस निकल रहा है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि जो इसका हम अर्थ निकालेंगे वो एकदम बढ़िया आएगा, कहीं से गलत नहीं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ी कर दें, आई लिख दें, फिर टीचिंग लिख दें, है ना, फिर लिख दें एम, फिर लिख दें इंग्लिश, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एम है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। अब इंग्लिश में बच्चे बहुत सी चीज़ों की गलती करते हैं। जैसे अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि लिखो वह पढ़ता है, इसकी आप ट्रांसलेशन करिए तो बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, ही इज रीड। ठीक है, अब वो एक्चुअल में ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, इज लगा देते हैं। उनके ये समझ में ही नहीं आता कि इज कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब ये गलत है, ये तो आप भी जानते हैं, जो जो इंग्लिश जानते हैं वो जानते होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको दोबारा से पहले इसको क्लियर कर दूं कुछ बातें, कि देखिए अगर आप कभी कभी मैंने अपना नेट पे खुद अपना वीडियो बनाता हूं तो देखता हूं कि वो कुछ ब्लर दिखाई देता है, यानी कुछ धुंधला नज़र आता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि या तो मेरे मोबाइल में सेट में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि यूट्यूब की प्रॉब्लम हो। तो मैंने ये चेक किया है कि जब नेट की स्पीड स्लो होती है तो वो ब्लर यानी कि धुंधला नज़र आता है। तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो दोबारा चेक करता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ इस वक्त,
ठीक है, वो भी 10th की। इसके बाद मैं 5 से लगाए 9th की भी मैथ की वीडियोस बनाऊंगा। समझ में बात आ रही है? तो ये जो ग्रैब मैथ्स चैनल है ना, ग्रैब मैथ्स जो चैनल है, इसी चैनल पे हम ये इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं पढ़ाने में आपको थोड़ा रोक रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के सारे लेसन उसी में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको ये जो है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वाकई में इंग्लिश ग्रामर आपके समझ में आ रहा है या कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने, और एक बात और समझ लीजिए कि एक ये नहीं है कि आज आप पहले वीडियो पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर जान गए, और या आप सोच रहे हैं कि हम 10 दिन 15 दिन के अंदर इंग्लिश ग्रामर जान जाएं। ऐसा नहीं होता है माय डियर, ऐसा होता नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें, हिंदी में धैर्य बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा धैर्य रखें। धीरे धीरे मैं एक सिलसिलेवार से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बढ़िया किस्म की इंग्लिश आ जाए और ग्रामर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको इंग्लिश ग्रामर आज जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के लिए हमें वर्ड की ज़रूरत होती है, और वर्ड को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब लिखते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। अब ये एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन आई टीचिंग एम इंग्लिश ये एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वर्ड के ऑर्डर हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है, उसका कोई एक सही सेंस नहीं निकलता है, यानी गलत अर्थ निकलता है, सही नहीं निकलता। अब जैसे यहाँ लिखिए वह पढ़ता है, अब आप लिखिए वह पढ़ता हूँ, गलत हो जाएगा। या वह है पढ़ता, या वह वह था, वह, या पढ़ता है, था, वह, कुछ भी, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में ये सब कुछ सही कैसे हो जाए, उसके लिए ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा चैनल साबित हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दें। दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपको एक इंग्लिश ग्रामर की बुक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज अपने वीडियोस में दे दूंगा, और उसके आंसर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया करूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद सॉल्व किया करिएगा और फिर उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलान कर लिया करिएगा। तो जिसकी वजह से आपके इंग्लिश ग्रामर में कहीं आपको फिर कोई की भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, उससे आप मिलान कर लीजिएगा। तो मैं पढ़ा रहा था कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो चूँकि विदेशी, यानी एक लैंग्वेज ऐसी है जो हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं, जैसे मेरी हिंदी है या उर्दू है ना, किसी की अरबी है, किसी की गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है। तो इंग्लिश ज़बान भी उस तरीके की ज़बान है, लेकिन जैसे हम एक सही तरीके से बोल रहे हैं आपसे, उसी तरीके से इंग्लिश भी सही हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, और ग्रामर सीखने के बाद से फिर बोलने पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले आप समझिए। तो ये आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक वर्ड आई है, इसमें एक वर्ड एम है, इसमें एक वर्ड टीचिंग है, इसमें एक वर्ड इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है कंप्लीट, यहाँ लिखा है सेंस। तो ये जितने भी वर्ड हैं इनके अपने नाम होते हैं। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं? तो अगर हम ये बता दें कि सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे सही किया जाता है, तो ये आसान नहीं है माय डियर। इसको समझने के लिए आपको इन इन सारे वर्ड को जानना होगा कि ये कौन वर्ड है और इनका यूज़ कहाँ होता है, इनको किसके पहले रखते हैं, किसके बाद में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जो है 11 प्लेयर्स होते हैं, और ये जो फील्ड होती है, ये जो फील्ड होती है, यहाँ पर विकेट कीपर होता है, बॉलिंग यहाँ से बॉल करता है, यहाँ बैट्समैन होता है, यहाँ पर भी नॉन स्ट्राइक बैट्समैन होता है, और यहाँ पर तमाम जो है लॉन्ग ऑन, लॉग ऑफ, बीट ऑन, मिड विकेट, फाइन लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट फॉरवर्ड लेग, और तो यहाँ सारे खिलाड़ी जो एक एक ऑर्डर में रखे जाते हैं, तो उनके अपने एक प्लेस होता है जिसकी वजह से उनका नाम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने विकेट के पीछे किसी को बॉलिंग थमा दिया, ऐसा नहीं है। वो विकेट कीपर कहलाएगा, वो बॉलर नहीं कहलाएगा। और उसका एक प्लेस निश्चित है, यानी उसका एक स्थान सही है, निश्चित है।
ठीक है। तो उसी तरीके से इन वर्ड, ये वर्ड कौन है, इनको हम कैसे पहचानेंगे और ये कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि ग्रामर में जब शुरू में आपको बोरियत महसूस ना हो, देखिए आप ये मत समझिए कि हमको ये सब आ रहा है तो हमको ये सब ज़रूरत नहीं, नहीं। आप जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, उतना बढ़िया जानेंगे। इसीलिए आपको मेरी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, वो लेक्चर आप सुने। लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के प्रोफेसर क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर टीचर क्या होते हैं, लेक्चर देते हैं और कुछ सेंटेंस बता देंगे, समझा देंगे। मैं तो अपने क्लास में लेक्चर से काम चला लेता हूँ, बच्चे अच्छे समझते हैं लेक्चर से। लेकिन चूंकि आपके सामने मैं आ नहीं रहा, मेरा वो सामने कैमरा नहीं लगा है, जिसकी वजह से मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए आपको समझाना ज़रूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर में सीखने के लिए ये वर्ड हैं कौन और ये कैसे एक सेंटेंस में रहते हैं, ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसके कितने काइंड्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ड होते हैं वो, यानी जो सेंटेंस होता है, जो हम स्पीच दे रहे होते हैं, जो हम भाषा, जो हम पूरा एक सेंटेंस बोल रहे हैं, जो हम अपने ज़बान से आपको से बातचीत कर रहे हैं, तो या जो चीज़ लिखी जाती है, तो जो जो वर्ड आते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, उन्हीं वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। वो स्पीच के अंग हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान के बदन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नाक है, कान है, हाथ है, मुंह है, और सबके अलग अलग काम भी हैं, और सब एक एक पर्टिकुलर प्लेस में भी रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि दो आंख सामने है और एक आंख सामने एक आंख पीछे है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नाक के नीचे एक आंख लगी हुई है कि नहीं, सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे गए हैं। तो इसी तरीके से, और उनके अपने अपने यूज भी हैं। तो इसी तरीके से ये जितने वर्ड हमने आपको, तो वर्ड जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं दोबारा से लिखता हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैंने ये इंग्लिश लिखा। अब इसमें एक वर्ड आई है, एक वर्ड एम है, एक वर्ड टीचिंग है, एक वर्ड इंग्लिश है। लेकिन अब मसला ये है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई क्या है, प्रोनाउन है। एम क्या है, वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा वर्ब है वो बात की बात है। टीचिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, कौन सा वर्ब है ये हम बाद में बताएंगे। इंग्लिश क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है, इनको हम ऐसे ही पहचानते हैं। तो ये हमको अगर सही तरीके से मालूम हो जाए कि ये कौन है, आप पहचान लें, तो यकीन जानिए जिस दिन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने लगेंगे उस दिन फिर आप बहुत सी चीज़ जान जाएंगे। क्योंकि बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पहचान पाते हैं। कोई सेंटेंस लिख दो और उनसे पूछो कि क्या आप इस बता पाएंगे कि इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ और आपसे मैं फिलहाल तो मैं नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे हैं, व्हाट इज दैट नॉइज, ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा लिखते हैं, आई हैव डन दैट मच ओनली, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, द एविल दैट मैन डू लाइव्स आफ्टर आफ्टर देम, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही लाइव्स या लिव्स सो दैट, मतलब वह इसलिए ही में ईट। ये मैंने देखिए क्या सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस, दो, तीन, चार और पांच, समझ में बात आ रही है। अब मैं सिर्फ इसमें आपसे ये पूछूं कि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड है दैट। कौन सा वर्ड है, दैट। देखिए यहाँ पर भी दैट आया है, यहाँ पर भी दैट आया है, यहाँ पर भी दैट आया है, और यहाँ पर भी दैट आया है, और यहाँ पर भी दैट आया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दैट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये दैट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। समझ में बात आ रही है। तो इसी
चीज को अभी अभी बहुत से लोग कहेंगे ना, हाँ सर मुझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाउन प्रोनाउन ये फलान ढिकान। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं, सपोज करिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को रोक कर सोचिएगा, क्या वाकई में आपको ये सब मालूम है कि कौन किसके किसके प्लेसेस हैं, या दैट कहाँ कहाँ क्यों आया है और ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये जो दैट है वो नॉइज के पहले आया है, और नॉइज जो होता है वो नाउन होता है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये दैट एडजेक्टिव है, फिर वही दैट यहाँ आया है और ये सब्जेक्ट की जगह आया। अब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट याद आ गया कि सर सब्जेक्ट क्या होता है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये देखिए दो नया वर्ड आया ना, तो ये सब हम जानेंगे। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बहरहाल दिस दैट इज व्हाट आई वांट। अब दैट, यहाँ पर दैट क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, समझ, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये। लेकिन अब यहाँ पर दैट आया है, ये दैट क्या है, चूंकि ये मच के पहले आया है, एडजेक्टिव पहला, इसलिए ये एडवर्ब है, समझ में आता रही है। फिर यहाँ ये जो दैट आया है वो मेन से पहले आया, द एविल दैट, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि द एविल के बाद दैट आया, फिर मेन डू, और ये प्रोनाउन है, ये द एविल अलग और ये मेन डू अलग, लिव्स आफ्टर देम, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे दैट का इस्तेमाल आया है, ठीक है। और ही लिव्स सो दैट, अब यहाँ ये जो दैट आया है ये कंजक्शन के तौर पर आया है। तो देखिए कहाँ कंजक्शन हो गया, कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और कहाँ जो है एडवर्ब हो गया, कहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और कहाँ पर ये पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नाम सुन रहे हैं आप, तो बहुत से बच्चे जो जानते हैं वो तो सब जान जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जान गए तो समझिए बहुत कुछ जान गए, और अगर नहीं जाने तो समझिए कुछ नहीं जाने। समझ में कुछ आ रही है बात? अभी यहाँ पर मैंने इतना लिखा दैट, आप बताइए कैसे मालूम होगा कि ये कौन है और कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? तो कहाँ क्यों कैसे, ये तो आपकी बात की कहानी है। सबसे पहले पहचानिए, तो पहचानने का तो ढंग सीखिए भाई कि ये कौन सी चीज़ है। पहचानेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? मान लीजिए किसी आदमी को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसके बारे में पता कैसे करेंगे, कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किधर है? समझ में बात आ रही है? इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है, इस बिना पे कि सेंटेंस जानने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने। सेंटेंस किसे कहते हैं, वो इसी को सेंटेंस कहते हैं। देखिए व्हाट इज दैट नॉइज, ये सेंटेंस है, इसी को हम वाक्य कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है, वह कैसी आवाज है, ठीक है, या वह कौन सी आवाज है, व्हाट इज दैट नॉइज। तो ये जो पूरा एक 4 वर्ड लिखा हुआ है ये ही एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कौन से हैं, कैसे हैं, इस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम आपको दोबारा से बता दें कि हम हर सेक्शन की वीडियो बनाएंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स होते हैं उन 8 की अलग अलग वीडियो डिटेल से बनेगी, ठीक है। सेंटेंस किसे कहते हैं, वो 4 काइंड के होते हैं, और उसके 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसकी वीडियोस अलग बनेंगी। क्लियर हो गई? तो हम इन सब की वीडियोस बारी बारी से लाएंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा, और अगर उसमें एक्सरसाइज मिले तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद से उसकी हिंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उससे आप देख लिया करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ चीज़ बताएंगे जिसको आपको करना होगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाउन का आता है। किसका आता है? नाउन का, ठीक है। तो नाउन, देखिए नाउन क्या चीज होती है और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है हम आपको जब वीडियोस बनाएंगे नाउन के बारे में तो उसको हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या है। दरअसल नाउन जो होता है ना, अब मैं लिख देता हूँ, इट इज ए वर्ड यूज्ड एज द name of a person, place or thing, ठीक है। तो जरा इस डेफिनेशन को समझिए कि नाउन क्या चीज होती है। मैं अभी आपको समझा दूंगा, आप बिल्कुल जान जाएंगे कि नाउन क्या चीज होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ए पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान का नाम हो,
या किसी भी जगह का नाम हो या किसी भी थिंग का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। अगर आपको नाउन पहचानना तो बहुत आसान। देखिए ये जो वर्ड है ना थिंग, ये बहुत एब्रॉड, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत काफ़ी डीप है ये, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, अर्थ छुपे हुए हैं। अब थिंग का मतलब ही हो गया कि कोई वस्तु, बस बस बात खत्म हो गई। कोई वस्तु, कोई चीज़ है आपके कोई भी चीज़ जो हो या जिसे आप महसूस करते हो, वही नाउन। जैसे मान लीजिए कि हम इंसान हैं तो हम नाउन हैं, ठीक है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं सब नाउन है, यानी आप जो हाथ मोबाइल लिए हैं वो भी नाउन है, ठीक है। और मोबाइल में जितने पार्ट्स लगे हैं वो भी नाउन है। मोबाइल से जो रोशनी निकल रही है ना, वो भी नाउन है। जो उसकी चमक है, ब्राइटनेस है, वो भी नाउन है। मोबाइल आपका चिकना है, खुरदुरा है, तो उसकी चिकनाहट और उसकी खुरदराहट एक चीज़ है ना, वो भी नाउन है। चमक क्या है? नाउन है। लेकिन अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे धूप है, तो धूप क्या होता है? यानी जो धूप है वो धूप क्या है? एक संज्ञा, एक नाउन है। कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि चीज़ है कि नहीं है। आप घर में बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि बाहर कुछ उजाला टाइप है, तो आप कहेंगे धूप है। क्या आप एक्चुअल में धूप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आप अगर धूप देखना चाहेंगे तो आपको ज़मीन और सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी, लेकिन धूप नज़र नहीं आएगी। वो तो ये धूप क्या है? ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एक चीज़ है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, चीज़। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा एक चीज़ है ना। इंसान के अंदर गुस्सा क्या होता है? एक चीज़ होती है, ठीक है। उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो हालांकि वो कौन सा नाउन है, उसको ऐसे जो है हम पांच पार्ट्स में रखते हैं, नाउन के 5 पार्ट में रखते हैं, जिसमें प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है और कलेक्टिव है और ऑब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ऐसे 5 काइंड्स हैं, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप छू नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, बस उसको आप समझते हैं कि एक चीज़ है। अंधकार क्या चीज़? अंधकार कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? बताइए। आपके स्क्रीन पर ये जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है, ये काला नज़र आ रहा है। अगर आप मोबाइल बंद, आप मान लिया अंधेरे रात में लेटे हुए हैं, अब मोबाइल बंद कर दिए तो कमरे में क्या हो जाएगा? अंधकार फैल जाएगा। अंधकार कोई चीज़ हुई कि नहीं हुई? अब मोबाइल जला दीजिए तो उजाला हो जाएगा। उजाला कोई चीज़ है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। बट आपको समझना होगा क्या वो एक चीज़ है। बात समझ में आ रही? अगर वो एक वस्तु है, एक चीज़ है, तो वो नाउन है। बात खत्म हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये बात अलग है कि ये 5, इसके 5 काइंड होते हैं। तो जब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जान जाएंगे कि वो 5 काइंड क्या होते हैं और फिर नाउन का काम क्या क्या है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई ना, बात कि नाउन किसी चीज़ को किस चीज़ को कहते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा नफरत है, घृणा है, तो ये भी नाउन है। कुछ एक चीज़ है ना। प्रेम क्या एक चीज़ है, नफरत क्या एक चीज़ है, उजाला क्या एक चीज़ है, चमक क्या एक चीज़ है, यानी चमकना तो वर्ब हो जाएगा। तो एक चीज़ है। समझ में बात आ रही है? गुस्सा क्या है? एक चीज़ है। हवा क्या है? एक चीज़ है, एक वस्तु है। इंसान या कोई भी चीज़, एवरीथिंग, वो बस दिमाग में चीज़ नहीं, वो एक चीज़ है कि नहीं है। अगर है तो वो नाउन है। बात खत्म हो गई। तो उसको आप पहचान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो नाउन को पहचानना बहुत आसान होता है। नाउन को आप कैसे भी पहचान सकते हैं कि नाउन, लेकिन वो एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी अलग चीज़ होती है। अब नाउन के बाद अब दूसरा नंबर जो आता है वो प्रोनाउन का आता है। किसका आता है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ड का हम यूज नाउन के स्थान पे करें, यानी कि द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर या इंस्टीड ऑफ ए नाउन। अगर हम नाउन के, यानी कि इट इज, लिख लीजिए, इट इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ नाउन, या ए नाउन लिख लीजिए, इंस्टीड ऑफ ए नाउन। तो जिसका हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, हिमा इज absent
बिकॉज she was ill, she is ill। ठीक है, हीमा एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए कौन बीमार है? हीमा बीमार है। कौन बीमार है? ये हीमा। तो इसी के बदले हमने यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया। तो इंग्लिश में बार बार हम किसी नाउन को बार बार नहीं लिखते। जब हम सेंटेंस बार बार लिखेंगे तो बार बार अब हम ये नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जिस वर्ड का हम उसके बदले इस्तेमाल करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के बदले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में आई भी एक प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, ही शी इट दे भी प्रोनाउन है। समझ में बात आ रही है? इसके अलावा भी प्रोनाउन है इनके। आई का मी है, यू का यू है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है, दे का देम है, ये सब भी प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये कैसे प्रोनाउन है, कौन प्रोनाउन है, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। हम सिर्फ आज आपको पार्ट ऑफ स्पीच में वो नाम बताना चाह रहे हैं कि वो नाम कौन होते हैं और उनका यूज ग्रामर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे ये मत समझिए कि आज आपको सिर्फ इस पहले वीडियो में आपको इतना समझना है कि ग्रामर में, एक्चुअल में ग्रामर पढ़ना है तो हमें इन 8 जो नाम है ना, इनको पहचानना होगा। बिना पहचाने आप ग्रामर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो 2 हो गया, नाउन और प्रोनाउन हो गया। अब नाउन और प्रोनाउन के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो ये आता है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव होता क्या है दरअसल, ये नाउन की मीनिंग में कुछ जोड़ देता है, ऐड कर देता है, यानी उसके अर्थ को थोड़ा एक्सपेंड कर देता है कि नाउन एक्चुअल में कैसा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछें सूरज के बारे में तो आप कहेंगे कि सूरज क्या है? एक बड़ा सा गोला है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बिग, हॉट बॉल है। तो ये जो हॉट हो गया और बड़ा हो गया, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। हम आपसे पूछें कि आपके मोबाइल का जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन है कैसा है? तो ये स्क्रीन ब्लैक है। ठीक है, और जो हम इंक का यूज कर रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, वो किस कलर की है? तो पता चला येलो कलर की है। ठीक है, यानी कि जो पेन यूज कर रहे हैं उसका कलर, उसका एडजेक्टिव पूछ रहे हैं हम आपको, तो वो क्या है? येलो है। तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं जो ऐड करता है समथिंग, यानी ऐड समथिंग टू द मीनिंग। ऑफ ए नाउन, जो नाउन की मीनिंग में कुछ जोड़ दे उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए फिर समझ लीजिए। देखिए नाउन क्या चीज होती है? किसी भी वस्तु को हम नाउन कहते हैं जो होना चाहिए। ठीक है, आप कहें अब आपके अंदर ताकत है तो ताकत भी एक नाउन है। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैं नहीं जान सकता। अब मान लीजिए आप कहें कुर्सी उठा सकते हो, आप कहें हाँ बिल्कुल उठा सकते, इसका मतलब आपके अंदर ताकत है कुर्सी उठाने पर। लेकिन आप तो क्या दीवार ढकेल दो, एक बड़ी सा ट्रक ढकेल दो, तो आप लगेगा यार ताकत ही नहीं है, यानी वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। समझ में बता रही? प्रोनाउन क्या होता है? हम किसी भी नाउन के बदले अगर हम किसी वर्ड का यूज करते हैं जो उस नाउन को बता रहा हो कि हाँ वो उसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो प्रोनाउन कहलाता है। अब नाउन के बारे में जो डिटेलिंग देता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में जो डिटेलिंग दे, एक्सप्लेन करे, नाउन के बारे में आपको जो उसकी क्वालिटी के बारे में जो बताए कि नाउन कैसा है, किस तरीके से दिखता है, कितना है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में बात आ रही? उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव में बहुत से जो ग्रामेरियन है या फिर कह लीजिए जो नई ग्रामर है या जो मॉडर्न ग्रामर है, तो मॉडर्न ग्रामर वाले इसमें एक और वर्ड जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर्स को भी वो अलग करते हैं, कहते हैं डिटरमिनर्स भी दरअसल पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। लेकिन एक्चुअल में डिटरमिनर्स क्या है? वो एडजेक्टिव ही है जो नाउन को डिटरमाइन करती है। अब नाउन को डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दिस है, दैट है,
ठीक है, वन है, टू है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से ए एंड द है, हालांकि ए एंड द एक आर्टिकल कहलाता है, ये इसको हम एक अलग किस्से में देखते हैं। ये आर्टिकल भी है, डिटर्मिनर भी है, ठीक है। तो इसकी अलग एक कहानी है ग्रामर में। इस ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में ही है, हालांकि ये एडजेक्टिव के ही रोल हैं, लेकिन एडजेक्टिव में भी ये डिटर्मिनर में पाए जाते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव को आप दो हिस्से में अगर बांट दें तो एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, और एक होता है डिटर्मिनर, ठीक है। यानी डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, यानी एडजेक्टिव क्वालिटी और डिटर्मिनर ये एडजेक्ट। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें ब्लैक, ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, सॉरी ब्लैक स्क्रीन। अब ये जो ब्लैक है वो स्क्रीन से पहले लिखा गया, जो स्क्रीन नाउन हो गया, ब्लैक उसका एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी हो गई क्यों काला है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि स्क्रीन आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4 स्क्रीन है कि एक स्क्रीन है, तो आप लिखेंगे ए ब्लैक स्क्रीन, एक यानी एक है तो ए लिख देंगे, या वन, वन लिख देंगे, वन, देयर इज वन, हालांकि वन और टू लिखा जाता है, ठीक है। आई हैव, अब जैसे मान लीजिए कि आई हैव 2 बुक्स, ठीक है, मेरे पास 2 किताबें। अब ये जो 2 है ना, ये बुक्स को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि किताबें सिर्फ 2 हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, 3 नहीं है, 2 हैं। यानी ये डिटरमाइन करता है, या ये कह लिया जाए कि ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन को क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि ये संख्या में कितने हैं, या फिर लिमिटेशंस क्या है इसकी, कितने लिमिट है, लिमिट्स क्या है, ठीक है। तो यानी डिटरमाइन करते हैं, एक तो चीज़ है कि ये डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या लिमिट दिखाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी एडजेक्टिव ही है, यानी डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव है। तो कहने का मकसद क्या है कि डिटर्मिनर एक्चुअल में एडजेक्टिव ही है। अब डिटर्मिनर आप समझ, डिटर्मिनर देखो बहुत होता है, ठीक है। डिटर्मिनर में आप एडजेक्टिव जैसे माई पेन, माई, माई पेन, ठीक है, पेन नाउन है, माई पहले लिख दिया गया यानी मेरी पेन, तो पेन को डिटरमाइन कर रहा है कि ये मेरी है, समझ में बात आ रही है। तो ये एडजेक्टिव है लेकिन एक्चुअल में ये डिटर्मिनर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एडजेक्टिव में 2 हिस्सा अगर आप करें, क्वालिटी और डिटर्मिनर। क्वालिटी का मतलब वो चीज़ में पाई जाती है, लेकिन डिटर्मिनर का मतलब कि वो नाउन किसी चीज़ से रिलेटेड है, वो कुछ निर्धारित करता है, संख्या निर्धारित कर सकता है, किसी से रिलेशन दिखा सकता है, किसी का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वो चीज़ें डिटर्मिनर कहलाती हैं। समझ में बात आ रही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगला नाम, जिसको हम कहते हैं वर्ब। देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, यानी कि जिससे हम कोई काम करना पाया जाए वही वर्ब है, जिससे हमें पता चले कि कोई वर्क हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ही इज रीडिंग। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा होगा, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन से कोई काम हो रहा हो, तो उस काम को जो वर्ड दिखाते हैं उसे को हम वर्ब कहते हैं, यानी एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। समझ बात आ रही है, क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, किसी भी एक्शन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, या उसकी मुद्रा को, स्टेट अवस्था को दिखाता है, ठीक है। एक्सप्रेस एन एक्शन आर ए स्टेट, उसके मुद्रा को या उसके एक्शन को दिखाता है वो वर्ड। तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, वर्ब की बड़ी कहानी है। अब अगर आप वर्ब सही से पहचान लें तो समझ जाइए कि इंग्लिश में बहुत बड़ा काम आप पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यही खेल बिगाड़ता है वर्ब। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि जो वर्ब दरअसल 2 तरीके के होते हैं, ये जान लीजिए।
एक वर्ब को हम मेन वर्ब के शक्ल में कहते हैं कि ये मेन वर्ब है, और एक को कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी एक तो हम मेन वर्ब की शक्ल में हम कह सकते हैं, और एक को हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। ऑक्सिलरी भी कहलाता है या हेल्पिंग भी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब को हम दरअसल प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये मेन वर्ब कहलाता है, प्रिंसिपल वर्ब भी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये अगर आप ऑक्सिलरी, तो देखिए संख्या में निश्चित होती है, ये तो कुछ होते हैं, हम जब पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे कि ये कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, आज हम नहीं बताने वाले। और मेन वर्ब, अगर आप इसको जान गए तो समझ जाइए कहानी आप बहुत ज़्यादा हद तक पहचान गए, क्योंकि यही टेंस में यही गड़बड़ाता है। मेन वर्ब की जो होती है वो 5 फॉर्म्स होती है, 5 शक्ल होती है। ठीक है, पहली शक्ल को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी को कहते हैं पास्ट फॉर्म, तीसरी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तीसरी को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म होती है। और इसके अलावा आप अगर आईएनजी लगा लें तो आईएनजी फॉर्म भी कहलाती है। और अगर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो उसमें एस या ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ गो है ना, वेंट हो गया, गो का वेंट हो गया, फिर गॉन हो गया, ठीक है, और फिर गोइंग हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया? गोज हो गया। तो इस तरीके से जो मेन वर्ब होता है उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, उसकी डिफरेंट शक्ल होती है, शक्ल होती है, उसके डिफरेंट रूप होते हैं, अलग अलग उनके रूप होते हैं। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? कि कोई काम करना, कोई वर्क करना, उससे पता चले। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कुछ होते हैं, इज एम आर वाज वेयर, जो भी हो, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरीज में ही आते हैं। तो ये हो गए वर्ब, और वर्ब पहचान लिया समझ। अब आइए वर्ब के बारे में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। याद रखिए कैसे फॉर्म में होता है? प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन के रूप, बहुवचन प्लूरल फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ना या मेन वर्ब, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको सिंगुलर बनाया जाता है एस, ई एस, आई एस वगैरह जोड़कर, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, अब आइए वर्ब के बाद हम अगला नंबर लेते हैं एडवर्ब का। तो वर्ब और एडवर्ब जैसे नाउन और प्रोनाउन, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताती है, वैसे ही वर्ब की क्वालिटी को एडवर्ब बताता है। समझ में बात आ रही है? यानी कि जैसे वो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, वैसे ही यहाँ पर ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ठीक है, और कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी आप लिख, कभी कभी ये क्या होता है ना कि एडजेक्टिव के पहले भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे दूसरे एडवर्ब के पहले भी आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आप इस पर ध्यान दीजिए कि वर्ब के पहले अगर कोई वर्ड आता है जो वर्ब के बारे में कुछ और बता देता है आपको, जैसे मान लीजिए कि ही ड्राइव्स, वह ही ड्राइव्स कार, वह कार चलाता है लेकिन बहुत तेज चलाता है। ही ड्राइव कार फास्ट, ही ड्राइव्स कार फास्ट, बहुत तेज चलाता है। कैसा चलाता है? बहुत तेज चलाता है। अच्छा देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब में अब हम आपको अभी के अभी जो है आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको ये पूछता हूँ कि चलिए ये देखिए, ही ड्राइव्स कार फास्ट मैंने लिखा है, या फिर लिख लेता हूँ कि ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली, वो मतलब तुरंत भाग गया। तो क्विकली दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा या तुरंत दौड़ा, तो ये जो क्विकली है ये रैन को ही बता रहा है, भागने को ही बता रहा है, बहुत तेजी से क्विक चला गया, एकदम जल्दी से। समझ में बात आ रही है? तो या ही वर्क्स
चलिए अभी फिलहाल दो देखते हैं। तो ही रैन क्विकली, वह तेज दौड़ा। या फिर हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो मैं मेरे कहने का मकसद क्या है कि हमको अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं कि ये देखिए ही रैन क्विकली मैंने लिखा है ना ये इंग्लिश, अब बताइए कि ये इंग्लिश की जो लिखावट है ये कैसी है। आप कहेंगे सर अच्छी है, पसंद आ रही है, तो ये इसकी एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ ये पूछें कि लिखा कैसा गया है, लिखा कैसा गया है, लिखने का तरीका कैसा है, तो आप कहेंगे सर लिखने का तरीका ठीक है, लिखा जो आपने लिखा है वो सही है। तो ये लिखने की कला है, तो ये एडवर्ब है। लिखने की कला एडवर्ब है, लेकिन ये राइटिंग कैसी है, ये अच्छी है कि खराब है। राइटिंग सर अच्छी है, वो एडजेक्टिव है। राइटिंग एक नाउन है, वो एडजेक्टिव। लेकिन लिखा कैसा गया है, तो सर अच्छा लिखा गया है, तेज लिखा गया है, जल्दी से लिखा गया है, धीरे धीरे लिखा है। ये सब क्या है, ये एडवर्ब है। समझ में बता रही है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही फर्क है कि एडजेक्टिव वो नाउन की क्वालिटी डिफाइन करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में कुछ बात जानकारी देता है। और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए कि वो गाड़ी चलाता है, कैसा चलाता है, तेज चलाता है, फास्ट चलाता है, स्लो चलाता है, ये चलाने की बात की जा रही है। वह दौड़ा, कैसा दौड़ा, क्विकली। समझ में बात आ रही है। या ले अब आपको ऐसे बहुत से एडवर्ब मिल जाएंगे, तो हम जब एडवर्ब में जाएंगे तो हम इसकी डिटेलिंग आपको देंगे और बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वर्ब को एडवर्ब बताता है। तो अब आपने 5 चीजें पढ़ ली। अब आइए हम लोग चलते हैं 6वीं चीज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या है, अब आपने पढ़ लिया ना, पहला नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। अब आइए प्रीपोजिशन की बात करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन अक्सर लोग क्या होता है ना कि भटक जाते हैं कि दरअसल प्रीपोजिशन है क्या, और प्रीपोजिशन के बगैर सेंटेंस बड़ा अधूरा रहता है। जल्दी आदमी जान नहीं पाता कि प्रीपोजिशन दरअसल होता क्या है। समझ में बता रही है। तो प्रीपोजिशन ऐसे ही है जैसे अगर हम आपसे कहें कि छत पर पंखा है, छत पर पंखा है, ठीक है। अब आप ये पर हटा दीजिए, पर हटा दीजिए। तो जब आप पर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत पंखा है, मतलब पलट गया, कुछ और मतलब हो गया। समझ बता रही, यहां पर तो बता रहा है कि पंखा, पंखे की पोजीशन क्या है, वो छत पर लगा हुआ है। लेकिन यहां पर बता रहा है कि छत पंखा है, ये तो मामला ही कुछ और हो गया। समझ बता रही है। अब यहां पर आप कहें कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। समझ में आ रही है। अब ये पर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, दरवाजे एक आदमी खड़ा है, मतलब ही कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए वह बाजार से आ रहा है, ठीक है। अब आप यहां से हटा दीजिए तो वह बाजार आ रहा है, देखिए उलट गया। बाजार से आ रहा है मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, अब बाजार आ रहा है मतलब आप घर से जा रहे हैं बाजार को। तो इसीलिए इन्हीं को हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, ये प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। समझ बता रही, कहां पढ़ा रहे हैं, एट होम, घर पर पढ़ा रहे हैं। घर पर, ये एट, यही प्रीपोजिशन। और इसके बगैर इंग्लिश अधूरी होती है। तो प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इंग्लिश में। और सबसे ज्यादा गलती बच्चों से प्रीपोजिशन में होती है, वो जान नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या लगाना है। समझ में बात आ रही है। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू मऊ, मैं मऊ जा रहा हूं, किससे जा रहा हूं, बाई बस, बस से जा रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए मऊ के पहले लगा टू और बस के पहले लगा बाई, ये दोनों प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू मऊ बाई बस, मैं बस से मऊ जा रहा हूं। हालांकि बाई का मतलब यहां पर से होगा और टू का मतलब को से होगा, मैं बस से मऊ को जा रहा हूं। लेकिन अगर ये टू और बाई हटा दें तो फिर इंग्लिश का अर्थ कुछ और हो जाएगा, पलट जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं मऊ, चलो ठीक है, हिंदी में तो को नहीं निकलेगा लेकिन से तो निकलेगा ना।
मैं मऊ बस जा रहा हूँ तो कुछ और अर्थ हो जाएगा, समझ में आता है। इसलिए प्रीपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रीपोजिशन है, ठीक है। यानी ये इंग्लिश है, टू है, बाई है, ऑन है, एट है, इन है, कहाँ ऑन लगाना, कहाँ इन लगाना, कहाँ एट लगाना, ऑन कहाँ लगाना, कहाँ इन लगाना, कहाँ एट लगाना, कहाँ आप ऑन लगाना, ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ाएंगे तो इसको आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके बाद से आएगा कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। चलिए थोड़ा थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। कंजक्शन को समझ लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, मतलब ये इतना बता दे रहे हैं वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देखिए कंजक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंजक्शन यानी कि कंजक्शन दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस के डिफरेंसेस को बताता है, दो सेंटेंस को अलग अलग करके, सॉरी दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंसेस को सबको जोड़ने के लिए जो है हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप कंजक्शन सही से सीख जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे कि जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इनको आप सीख जाएंगे। अगर कंजक्शन जान गए तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जान गए, अगर कंजक्शन जान गए तो क्लॉज जान गए। क्लॉज क्या चीज़ होती है, हालांकि हम ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में नहीं, बारी बारी से आने वाली वीडियो में बताएंगे क्लॉज क्या होता है। कंजक्शन जान गए तो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंसेस जान जाएंगे, कंजक्शन जान जाएंगे तो क्लॉज जान जाएंगे। इसीलिए कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कंजक्शन पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कंजक्शन के आप कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्लॉज नहीं जान सकते, बिना कंजक्शन के तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जान सकते, समझ बात आ रही है। तो कंजक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करें तो कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरमीडिएट लेवल। क्यों? क्योंकि कंजक्शन का रोल कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, इंटरचेंजिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा रोल होता है। समझ में बात आ रही है। अब एक आखिरी वर्ड है, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन दरअसल ऐसा वर्ड होता है जो हम सडन सडन फीलिंग्स को दिखाता है, सडन फीलिंग्स को। अब जैसे देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं, मान लीजिए कि आपके पीछे किसी ने हुक से आके कर दिया, आप एकदम से डर जाएंगे, आपके बदन एकदम से रोंगटा खड़ा हो सकता है, अचानक से जो कहीं आवाज आ जाए आपकी आंखें एकदम फटी फटी रह जाएंगी। अब मैंने शुरू में कहा हाय, है ना, तो ये भी एक कंजक्शन वर्ड हो गया। हेलो, समझ बात है, ये भी एक कंजक्शन वर्ड हो गया। या हम कह दें कि क्या नाम है, अलास वर्ड लगा दिया गम के लिए, ये भी कंजक्शन वर्ड है। हुर्रा, है ना, ये भी क्या है, एक कंजक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन, आई एम सो सॉरी बच्चों, इंटरजेक्शन, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड है जो हमारे सडन फीलिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, सडन फीलिंग को क्या करते हैं, हमको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इंटरजेक्शन का रोल तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसका रोल आप समझ जाइए कि जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरजेक्शन का रोल होता है। और इंटरजेक्शन ऐसा नहीं है, इंटरजेक्शन को बदलने के लिए कि हम कैसे इंटरजेक्शन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे या डिफरेंसेस है, तो इसका काम होता है। लेकिन इस तरीके से हमने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए, ठीक है। अब इसके सब के बारी बारी में हम पूरी डिटेल से वीडियो बनाएंगे, नाउन, प्रोनाउन सबकी। और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तब आपको हम सेंटेंस पढ़ाएंगे और तब बताएंगे कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जान गए तो सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी जान जाएंगे। और हम आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग से नहीं बताएंगे, बल्कि उसी में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताते रहेंगे, तो आपको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब हम नाउन प्रोनाउन पढ़ाएंगे, सेंटेंस लिखेंगे, तो उसी में हम आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं वो सब बताते रहेंगे। जैसे जैसे आप बताते रहेंगे तो आपको आता भी रहेगा, फिर हम इतनी बार रिपीट करा देंगे कि आप भूलेंगे ही नहीं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सेंटेंस क्या होता है। समझ में बात आ रही है। अब लास्ट बात यह है कि आपको करना क्या है। तो देखिए, पहला काम ये करना है कि वीडियो, जैसे जैसे वीडियो आती जाए आप उस वीडियो को जो है देखें और उसको समझने की कोशिश करें। पहला काम तो ये करिए। दूसरा ये है कि जब जितनी चीज़ आप सीख लें वो किसी न किसी बच्चे को, छोटा अगर आपके घर में कोई बच्चा हो जो पढ़ रहा हो किसी स्कूल में,
और अगर नहीं हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको आप फिर जितनी चीज़ सीखें उसको सिखाएं। सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको सिखाएं। ठीक है। तीसरा ये होता है ना कि आपको ये काम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 to 5 वर्ड्स रोज याद करें, और मेरी माने तो वर्ब से शुरुआत करें। ये अगर आपने काम कर लिया तो माय डियर समझ जाइए कि इंग्लिश ग्रामर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। नहीं किया तो फिर आप कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 से 5 रोज नए वर्ड याद करिए। वर्ड क्या याद करिए, पहले वर्ब से शुरुआत करिए, वर्ब याद कर जाइए, और उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। वर्ब याद करिए, रोज 2 वर्ब 3 वर्ब याद करिए और उसकी 5 फॉर्म याद करिए। रोज रूटीन बना लिए कि हमको रोज याद करना है 3 to 5 वर्ब। अगर नहीं याद करेंगे तो आप मुश्किल पड़ जाएंगे, और अगर ये याद कर लिया तो समझ जाइए कि सब याद कर लिया, नहीं याद किया तो समझ जाइए कोई फायदा नहीं है फिर आपको पढ़ने का। तो 3 से 5 वर्ड रोज याद करिए बिला नागा, और वर्ब याद करिए, वर्ब के फॉर्म याद करिए। समझ बात आ रही है? क्लियर हो गई बात? ये काम तो आपको रोज करना है। अगर ये काम कर लिया तो ग्रामर इंग्लिश तो एकदम मुट्ठी में आ जाएगी, ग्रामर मुट्ठी में आ जाएगी। अगर ये काम कर लिया आपने 3 to 5 वर्ड रोज रट लिया तो ग्रामर हाथ में आपके मुट्ठी में, समझ जाइए। और नहीं रट पाए तो फिर समझ जाइए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो वीडियो चूंकि लंबी हो रही है और मैंने सोचा था कि वीडियो छोटी बनाएंगे, लेकिन छोटी वीडियो बन नहीं पाई उससे। वजह यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुझे थोड़ा सा बताना था कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है जानना। इंग्लिश पढ़ने का मतलब, ग्रामर पढ़ने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। तो आप ये अपने ध्यान में मतलब देखिएगा कि हाँ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, हम तो सब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको चाहे आपको आता हो चाहे मत आता हो, आप पढ़ें। और दूसरी बात, ग्रामर भूल भी सकते हैं आप, इसलिए बार बार रिपीट करें। नए वीडियो देखते रहें और पुराने वीडियो को फिर 1-2 बार दोहराएं, देखें, उसको समझें, वक्त दें। अगर पूरी वीडियो एक साथ नहीं देख पा रहे हैं तो आधी देखें, 10 मिनट की देखें, 20 मिनट की देखें, लेकिन देखें और उसको समझें और समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चूंकि बड़ी हो गई है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और आधी वीडियो आधी बार देखें, आधी बाद में देख लें, 2 हिस्से में देख लें, 3 हिस्से में करके देख लें। क्लियर? तो हम आपको जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप रोज़ 3 to 5 वर्ड्स याद करें, और जितना सीखें वो छोटे बच्चों को बताएं। घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो बताएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो बताएं उसको। उससे कहो कि आओ हम तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, यही नाम है, 8 नाम रट लेना आज। उसको नाम रटवाओ अपने खुद, आप लोग खुद अपना नाम रटिए कि आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भाग में होते हैं, उनको हम रटेंगे। उनके अलग अलग काम क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो हम आज रट लेंगे, आज हम सब जान जाएं। और मैंने सबकी डिफिनीशन भी लगभग लिख दी है, तो हम रट लेंगे, डिफिनीशन भी लिख लेंगे, रट लेंगे, और हम ये जानेंगे कि 8 पार्ट कौन कौन से होते हैं। समझ में बात आ रही है? अब हम जो है नए वीडियो जब हम लाएंगे तो नाउन के बारे में डिटेल से जानें। ठीक है। तो हर के बारे में हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको जानेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन जिसको हम कहते हैं, और पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस है, इंटरचेंज है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, जितनी भी चीज़ें हैं सब सीखेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। धीरे धीरे वीडियोस आएंगी और उसको आपको पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ने के बाद जो है आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो ज़रूर लिखना है। कमेंट लिखकर मुझे बताइए कि आपको वीडियो छोटी चाहिए, आपको वीडियो बड़ी चाहिए, आपको इकट्ठे सब चाहिए, आपको जो है वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप कुछ काम घर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 3 से 5 वर्ड याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दो छोटे बच्चे घर हों तो उनको जितना पढ़ें उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं रोज़, बेटा लाओ हम इतना पढ़ा है तुमको बता रहे हैं, तब हम समझेंगे और तब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में, और फिर ग्रामर इस तरीके से धीरे धीरे आप शुरू करें, और धीरे धीरे आप देखें कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। गुड बाय।